जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं BGLA 136 के वन शॉट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम जितने भी इसके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे इनको सोल्व करना है, पूरा इस वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको 90+ मार्क्स इसमें प्राप्त ईजिली हो जाएंगे। आपको हर स्टेप बताऊँगा कैसे आपको एग्ज़ाम को करना है, कैसे नहीं करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है और कैसे इसको सोल्व करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो BGLA 136 है, इंग्लिश एट द वर्क प्लेस हमारा टॉपिक है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन है, सभी पेपर में आता है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। पहले एक वर्ड देंगे, आगे उसका मीनिंग देंगे, तो उसके साथ मैच करना है। कौन किसके साथ मैच होगा इसको करवाएंगे। दूसरा है आपको सेंटेंस बनाना है, जो आपको वर्ड दिए गए हैं उनको देखकर। तीसरा है आपको क्या दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज द डायरेक्टेड। जैसे आपको बोला गया है वैसे इसको सेंटेंस को लिखना है। तो ये कोई है एक्टिव वॉइस, इसको आप पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको क्या है, एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव में बनाना है। ये क्वेश्चन है। फिर अगला बी पार्ट दिया गया है इसका थर्ड का, आपको जैसे बोला गया है वैसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट जीरेंड। जीरेंड का उपयोग करके जो जोइन है उसका आपको करना है। तो इस प्रकार जो जो बोला गया है वो आपको उसी तरह इसमें फिल करना है। तो मतलब ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, थर्ड क्वेश्चन है वो आपको करना है। फिर आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। किस पर, कोई भी दो पर, जो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 में से आपको कोई करना है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये मैं लगभग अगर आपको जो वर्क एथिक्स है, जो जितने भी हैं एटिकेट्स वगैरह के हैं, वो सारे मैं करवा दूंगा, ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ये 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। और बाकी तो इजी पार्ट है ही। आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है। तो आपको स्पीच लिखनी सिखा दूंगा, कैसे आपको स्पीच लिखते हैं। फिर आपको क्या है, एक लेटर लिखना है। आपको लेटर लिखना भी सिखा दूंगा कि कैसे लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, जो भी करना है वो आपको सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, आप क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं कि इंटरव्यू। तो आप में को जो आपका जो रिसर्चर ऑफिसर है, कोई भी आपसे इंटरव्यूअर है, वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आपको सिखा दूंगा। अगला है 8, प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ द वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उस पर आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको क्या दे सकते हैं, इसमें CV लिखना आता है। कोई भी आपको अपना CV प्रिपेयर करना है किसी जॉब के लिए, तो आपको CV कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका आता है। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप वर्ड जो कॉलम ए है उसका जो वर्ड का मीनिंग है वो कॉलम बी के साथ कैसे मैच करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसमें समझ लेना है जितने भी वर्ड है ना उनकी मीनिंग क्या है। सबको एक एक बारी बारी देखेंगे। फिर बारी बारी देखने के बाद आपको क्या करना है, जो इसके मीनिंग है इसको समझना है, फिर इनके साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोफाइल क्या होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय, संक्षिप्त परिचय होता है, उसे प्रोफाइल बोलते हैं। रिसेप्टिव क्या होता है, रिसेप्टिव होता है नए विचारों को सुनने और अपनाने के लिए तैयार होने वाला। अगला आता है इसमें फर्म। फर्म क्या होता है, मजबूत और स्थिर हो गया। अगला है पंक्चुअल, समय का पाबंद। अगला है फोरसाइट, ये क्या होता है, दूरदर्शिता, दूर की मतलब भविष्य का अनुमान लगाने वाला, भविष्य की सोचने वाला, अनुमान लगाने वाला, उसे बोलते हैं फोरसाइट। फिलेंथ्रोपी, ये क्या होता है, परोपकार होना या जरूरतमंदों की मदद करते हैं ना, उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपी। अगला है इसका एक्सेस। एक्सेस क्या होता है, पहुंच होना, किसकी कहाँ तक एक्सेस है, या रास्ता या अनुमति होना। अगला है इसमें स्टैटिक। स्टैटिक क्या हो गया, स्थिर हो गया, जिसमें कभी बदलाव ना हो। अगला आ गया क्रिएटिव, रचनात्मक, जो नई चीज़ बनाने वाला हो, क्रिएटिव हो, उसे क्रिएटिव बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, मिलनसार व्यक्ति, जो जल्दी घुल मिल जाता है और सही वही राम राम करने वाला हो। हाँ सभी से, ऐसे नहीं है भाई अकड़ू टाइप का हो, इसके साथ मेरी नहीं बनती, इसके साथ मैं बोलूँगा नहीं, उस स्वभाव का ना हो, उसे बोलते हैं। फिर इसको आपको क्या करना है, फिर आपको जो 1 2 3 दे रखे हैं इनके मीनिंग समझना है। ठीक है, आप इसको नोट लेट हो गया, अभी लेट नहीं है। फिर आप इसको कैसे करोगे, दूसरा देखोगे, द एबिलिटी टू सी व्हाट विल प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर, जो आगे फ्यूचर में क्या हुआ हैपन होगा। तो ये सारे मिल रहे हैं। जो क्या होगा फ्यूचर में हैपन होगा उसे क्या बोलते हैं, आपने अभी देखा है फोर साइड। तो दूसरे का किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ। जो लेट ना हो, पंक्चुअल हो, तो उसे पंक्चुअल बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको क्या है, ये मैच करने हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। द प्रैक्टिस ऑफ हैपनिंग द पुअर और दोज इन नीड, जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है, वो आपको अब मीनिंग बताया मैंने। ए वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग ए प्लेस, एक किसी प्लेस पर पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं।
फिर नॉट मूविंग और चेंजिंग, जो कभी नहीं बदलता हो, स्टैटिक हो गया जैसे कि। स्ट्रॉन्ग और स्टडी, जो मजबूत हो, जैसे कि फैमिली हो गया। अगला है रेडी टू लिसन टू न्यू आइडियाज़, जो नए आइडियाज़ को सुने, जैसे क्रिएटिव बंदा हो सकता है। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी समथिंग, किसी की प्रोफाइल के बारे में बताना। ए पर्सन वो प्रेफर्स सोशल इंटरेक्शन देन बीइंग अलोन, एक अकेला रहने से मिलनसार हो, एक्सट्रोवर्ट आ जाएगा। अगला है कनेक्टेड विद द प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, जो नई चीज़ें बनाए, क्रिएटिव हो। तो आप कैसे इनको मैच करोगे? तो इनको मैच करने का आइडिया क्या है वो बता देता हूँ, कैसे इसको मैच करते हैं, कैसे इसका आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसका पहले से ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि इसके पहले का आंसर क्या होगा। तो पहला है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल किसके साथ मैच होगा? जैसे कि आपने किसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया था, समबडी और समथिंग, तो ये मैच किसका हो जाएगा? पहले का 8वें के साथ हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, रिसेप्टिव। रिसेप्टिव क्या होता है? नए विचार को सुनने के लिए और अपनाने के लिए तैयार होने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपका क्या है? जो किसी को सुनता हो और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता हो, वो होता है रिसेप्टिव। तो मिल गया। फिर थर्ड आता है इसका फर्म। फर्म क्या होता है? जो मजबूत हो या स्थिर हो। तो मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रोंग हो और स्टेडी हो उसे बोलते हैं। तो ये मैच हो गया। अगला है इसका हमारा पंक्चुअल, जो कभी लेट ना होता हो, नोट लेट हो गया, देखो मैच हो गया। अगला है इसका फोरसाइट, दूरदर्शी होना, जो एबिलिटी रखता हो लंबा देखने की, प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हैपन हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अगला है फिलेंथ्रोपी ये कहता है परोपकार, जो जरूरतमंदों की मदद करता हो उसे बोलते हैं। तो जो प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन नीड, जिसको जरूरत हो उसकी मदद करता हो, उसे क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपी। अगला है एक्सेस, सॉरी थोड़ा गला खराब है। एक्सेस क्या होता है? पहुंच होना या रास्ता है अनुमति देना, उसे बोलते हैं एक्सेस। तो इसका क्या होगा? ए वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग ए प्लेस, तो मतलब किसी घुसने का रास्ता या पहुंचने की जगह पहुंचने का रास्ता हो गया। फोर्थ, अगला है इसका स्टैटिक, जो स्थिर हो। तो आपको बताया था, जो मूविंग नहीं करता हो, जो बदलता नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक। अगला आ गया क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है? जो कनेक्टेड विद द प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, जो नई नई चीज़ें करता रहो, रचनात्मक चीज़ें करता हो, उसे बोलते हैं। अगला है एक्सट्रोवर्ट, मिलने वाला व्यक्ति। तो ये आता है 9th के साथ मैच होगा, जो अकेला रहना प्रेफर नहीं करता है, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं। ऐसे करने आपको मिलान, बिल्कुल ईजी तरीका है। आप इसको देख सकते हैं कि इसको कैसे मैच किया है, कैसे ये मिले हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपको सेंटेंस बनाने हैं, फॉलोइंग वर्ड्स, 2 वर्ड दिए हैं, उन वर्ड्स को बनाकर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेंटेंस बनाना है। आप एक बार सोच लेना आपके मन में कि आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, उसको सोचकर आपको सेंटेंस बनाना है। हिंदी में सोचना, इंग्लिश आप इजीली बना सकोगे। सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल क्या होता है? जो कैजुअल हो, ऑफिशियल ना हो, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। तो इसमें क्या होगे, क्या सेंटेंस बनाओगे? तो यहाँ जो इनफॉर्मल मीटिंग का मतलब है ना, वो ऐसी मीटिंग है जो ऑफिशियल नहीं है, बस कैजुअली आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए हुई है। वी हैड एन इनफॉर्मल मीटिंग इन द कैफेटेरिया, हमारी क्या हुई है? एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है कैफेटेरिया में, डिस्कस आवर आइडियाज़ फॉर द कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल, कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल के लिए हुई है। ऐसे आपको नॉर्मली सेंटेंस बनाना है। आप इसमें क्या है? इनफॉर्मल, दोस्तों के बीच में बातचीत हो सकती है, दोस्त, तो आपको जैसी बातचीत हो वैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें कोई रॉन्ग नहीं माना जाएगा, बस आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अगला है इसमें एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म होती है, संक्षिप्त रूप होता है, जो लेटर से बनता है। कैसे? जैसे कि नासा से क्या बन गया? नासा की फुल फॉर्म क्या है? इस प्रकार है। तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे? नासा इज ए वेल नोन एक्रोनियम फॉर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। नासा क्या है? एक्रोनियम्स है। तो ये ऐसे इसका सेंटेंस हो गया, नासा एक वेल नोन एक्रोनियम्स है, आगे उसकी फुल फॉर्म बता दी। ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मीडियम। मीडियम क्या होता है? माध्यम किसी चीज़ का, लैंग्वेज और मेथड जो यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इंग्लिश इज़ द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश क्या है? हमारा एक मीडियम है इंस्ट्रक्शन देने का। ठीक है। अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि भर्ती करना, प्रोसेस होता है हायरिंग का, एम्प्लॉयज़ का, उसे बोलते हैं। तो इसकी क्या है? द कंपनी स्टार्टेड इट्स एनुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू हायर टैलेंटेड ग्रेजुएट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेज। कोई कंपनी है, उसने स्टार्ट किया है एनुअल रिक्रूटमेंट, किसके लिए? टैलेंटेड स्टूडेंट्स को या ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए अलग अलग कॉलेज से। अगला आता है इसमें सेंटेंस वर्ड हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव,
एक मेंटल प्रेशर या कोई टेंशन। तो इसके लिए कैसे बनाओगे? रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड मेडिटेशन कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। तो अगर आप लगातार एक्सरसाइज करोगे, सही नींद लोगे और मेडिटेशन करोगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस को कम करने में और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो ये ऐसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगला आ गया थर्ड क्वेश्चन आएगा, वो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन का आएगा। तो आपको कैसे करना है, अगर आपको इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस वीडियो के लिए ये पार्ट अलग से चाहिए, इसको आप अच्छे से करा दो, या इस वीडियो में ये कमी है आप इसको दोबारा करवा दो तो मैं आपका रिपीट करवा दूँगा। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें जो नोट्स पढ़ रहे हैं या किसी और अदर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल के, एक पर आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया जाते हैं और कोई स्टडी मटेरियल वो दिया जाता है, और एक लिंक दिया गया है आपको असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग। आपको किसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट की वीडियो चाहिए तो आप उस पर अपना क्वेश्चन पेपर डाल सकते हैं या अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो जल्दी से जाकर दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना है हमें। कोई ये सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस का, उसको आप कैसे बनाओगे, पैसिव वॉइस में बनाओगे। तो कोई भी एक्टिव वॉइस में होता है तो कैसे होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें वर्ब होती है, फिर उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप इसको पैसिव में कैसे बनाओगे? पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट है वो उठ के आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इसके बाद आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसे। फिर प्लस में आपका क्या आएगा, बाई का यूज होगा, और बाई के बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट उठकर क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस है। तो ऐसे आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है आपको, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब इसके थोड़े रूल रेगुलेशन बता देता हूँ, अगर आपको वॉइस पर अलग से वीडियो चाहिए तो मैं लेकर आ जाऊँगा। दे इलेक्टेड ए न्यू चेयरपर्सन येस्टरडे, उन्होंने क्या है, कल एक नया चेयरपर्सन इलेक्ट किया। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, किसी भी सेंटेंस में अगर येस्टरडे आता है तो क्या करोगे, इसमें जो दे है ना वो क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट है और ए न्यू चेयरपर्सन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या है, पहले आएगा, तो ए न्यू चेयरपर्सन क्या हो गया, उठ के आगे आ गया। और इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई, वाज हो गई। फिर इसके बाद जो वर्ब है वो थर्ड यूज हुई है, इलेक्टेड है, वो इलेक्ट की, इसकी इलेक्ट क्या हो जाएगी, वो भी थर्ड हो इलेक्टेड। और यस्टरडे सेम का सेम ऐसे आ जाएगा। अगला है हिज ग्रैंडफादर लुक्ड आफ्टर हिम। तो इसमें क्या है, जो लुक आफ्टर है वो एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसलिए पैसिव वॉइस में भी लुक्ड आफ्टर ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, लुक्ड आफ्टर का लुक्ड आफ्टर ही रहेगा। हिम की आगे उठ के हिम आ गया है तो क्या बन गया, ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय किसके द्वारा, हिज ग्रैंडफादर। देखो एक कंबाइंड सब्जेक्ट है तो उठ के आगे आ गया हिज फादर। अगला थर्ड है आई एम ईटिंग फूड। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ठीक है, प्लस में इज एम आर यूज होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, बीइंग का यूज होगा, बीइंग के यूज होने के बाद आपका क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई प्लस में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार सभी टेंस के हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, पैसिव वॉइस में फूड क्या हो जाएगा, आगे आ गया, इज एम आर यूज़ करोगे तो फूड की क्या आ जाएगा, इज आएगा, फिर बीइंग यूज़ करना है, बीइंग यूज़ कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटिंग की क्या हो जाएगी, ईटन आ जाएगा, ईट का क्या आ जाएगा, ईटन आ जाएगा।
और बाई लगने के बाद सब्जेक्ट आगे आएगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ऐसे आपका थर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या है फोर्थ और फिफ्थ कन्वर्ट करना है। आप चेक कर सकते हैं, आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। फिर आपका आता है थर्ड। थर्ड का बी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंडिकेटेड, जो आपको बोला गया है उसी प्रकार आपको इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले में क्या दिया गया है, समटाइम्स इन द जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज डैश वर्ल्ड टुडे। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट और कंपेटिटिव। तो यहाँ पर जो कंपेटिटिव वर्ड है ना, वर्ल्ड है वो एक कॉमन फ्रेज है, मतलब आज के कंपटीशन वाले वर्ल्ड में। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा इसमें, कंपेटिटिव आएगा, यही इसका राइट आंसर है। तो समटाइम इन द जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज कंपिटिटिव वर्ल्ड टुडे, तो ये क्या है, यही राइट होगा। अगला आता है डैश एडवर्टाइजमेंट्स इज फ्रेशर्स मस्ट लर्न टू जॉब स्किल दैट। इसमें क्या है, आपको जीरेंड का यूज़ करना है, रिस्पोंड के जीरेंड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरेंड है उसमें क्या होता है, वर्ब प्लस में आईएनजी होगा, उसको बोलते हैं जीरेंड, ठीक है। तो रिस्पोंड का क्या हो जाएगा, रिस्पोंडिंग हो जाएगा। तो रिस्पोंड का क्या हो जाएगा, रिस्पोंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, रिस्पोंडिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट्स इज ए स्किल दैट फ्रेशर्समेंट मस्ट लर्न। अगला क्या है, दिस इज ए डैश जॉब यूज एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स ऑफ वेल प्ले, ठीक है। वेल पेड का मतलब होता है अच्छी सैलरी वाली जॉब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज ए वेल पे जॉब तो नहीं आएगा, वेल पेड आएगा। तो क्या आ जाएगा, वेल पेड आपका इसमें यूज होगा, एक पार्टिसिपल्स यूज करना है तो वेल पेड आ जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है इसमें, डैश डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। आपको क्या करना है, करेक्ट वन यूज करना है, व्हाट या हाउ, कौन सा यूज करोगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरह हैंडल करते हो, इसलिए क्या यूज होगा, किस तरह, हाउ यूज होगा, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। फिफ्थ है द प्राइस नोट रेन वेल डैश गो अप इफ इट डज। तो आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है गो अप की, ठीक है। तो इसमें आप कैसे यूज करोगे इसको, जो फ्यूचर की बात हो रही है ना, इसलिए यहां पर क्या है, विल नोट का यूज होगा। फ्यूचर टेंस है तो क्या आ जाएगा, गो अप की जगह विल नोट का यूज होगा, विल नोट के साथ क्या आ जाएगा, गो अप। द प्राइस इज नोट रेन वेल, प्राइसिस विल नोट गो अप इफ इट रेन्स, अगर अब बारिश होगी तो। अगला आता है सिक्स्थ, डैश यू माइंड इफ आई यूज द फोन। करेक्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की करेक्ट फॉर्म को हमें यूज करना है। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ, इसलिए क्या होगा, इसमें विल का यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे आप इसमें, कैसे आंसर करोगे, विल यू माइंड इफ आई यूज द फोन। तो विल का क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। अगला है एप्लीकेंट डैश इंक्लूड द नेम्स ऑफ टू रेफरेंस। मस्ट या नीड कौन सा आएगा, तो मस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या कंपलसरी रूल को बताता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मस्ट आएगा। एप्लीकेंट मस्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ टू रेफरीज, ठीक है। अगला आ गया एट, द मदर इज लुकिंग डैश हर डॉटर। यूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यूज करनी है। तो लुक है, लुक के बाद क्या है, जो केयर करने की बात हुई है, तो लुक आफ्टर होता है ना, लुकिंग आफ्टर। तो लुक आफ्टर होगा, लुक आफ्टर का यूज होगा क्योंकि इसमें देखभाल करना, केयर करना आता है। तो आप इसको कैसे आंसर करोगे, लुक आफ्टर, इसका आंसर हो जाएगा जो कि द मदर इज लुकिंग आफ्टर हर डॉटर। तो प्रीपोजिशन क्या होगी, आफ्टर यूज होगी। अगला है सी इज होल्डिंग ए डिश डैश हर हैंड। तो अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन यूज करनी है। तो इसमें क्या है, हम क्या बोलते हैं, इन हर हैंड बोलते हैं। सी इज होल्डिंग डिश इन हर हैंड। अगला है सी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। तो करेक्ट आर्टिकल यूज करना है, ऑनेस्ट आया है। तो आप प्रोनाउंसिएशन करके देखोगे तो कैसे बोल के देखना एक बार, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है तो वोवल का यूज हो रहा है, सवर का यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एन आएगा। अगर इसमें क्या हो जाएगा, वोवल नहीं आता है तो ए का यूज होगा, अगर वोवल प्रोनाउंसिएशन में आता है तो एन का यूज होगा। और दा के लिए रूल है जो कि मैंने आर्टिकल की वीडियो में करा रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है जो बिल्कुल ईजी है। अगर आप थोड़ी समझ बूझ से करोगे तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अराउंड 150 वर्ड्स। तो आपको ये क्वेश्चन में मस्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलता है। तो आपको ये करना आसानी से सीखना होगा कि आप इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इसका वर्क प्लेस एटिकेट्स। तो इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो आपसे जो वर्क प्लेस एटिकेट्स है ना उसके बारे में पूछ रहा है। तो वर्क प्लेस का मतलब होता है ऑफिस या काम करने की जो जगह है। एटिकेट्स का मतलब होता है कि अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स, प्रोफेशनल बिहेवियर्स और ऑफिस में फॉलो किए जाने वाले जो रूल्स होते हैं उसको बोलते हैं एटिकेट्स। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वर्क प्लेस एटिकेट्स होते हैं ना वो ऑफिस में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये है आपका वर्क प्लेस एटिकेट्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। आप अपने हिसाब से जितने वर्ड्स बोले गए हैं उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं जैसे कि इसमें बताया गया है। मैं आपको बता दूं आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है, वैसे ही लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स में लिखा गया है, 150 से ज़्यादा है। ये 20 नंबर के हिसाब से लिखा गया है। तो ये क्या है, 300 से 400 वर्ड्स में लिखा गया है ताकि आपको एक्सप्लोर कर सके किसी टॉपिक को। आपको लिखना क्या है वो बता देता हूँ मोटा मोटा, वो आप फिर इसमें खुद लिख सकते हैं। जब हम किसी ऑफिस या कंपनी में काम करते हैं ना तो सिर्फ अपना काम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमारा बिहेवियर, कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन होता है ना, वो भी बराबर इसका हिस्सेदार होता है। इन्हीं रूल्स और गुड मैनर्स को वर्क प्लेस एटिकेट्स बोलते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। आपको ऐसे इसका इंट्रो लिखना है। वर्कप्लेस etiquette refers to the accepted codes of conduct, professional behaviors that employees are expected to follow in an organization. It includes good manners, respect for colleagues, punctuality, proper communication, and maintaining professional attitude. Workplace etiquettes help create a positive, respectful, productive working environment where employees work can perform their duties effectively एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप विद वन अदर। जिसके साथ क्या एक दूसरे के साथ उसके हेल्दी रिलेशंस हो, वो ऐसे मतलब ऑफिस में बैक बिचिंग वाले काम ना करें। सबसे पहली क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने इसमें बताया है, पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट हो। उसके साथ वो क्या हो, पंक्चुअलिटी हो उसके अंदर, यानी कि वो टाइम पर ऑफिस से आए, मीटिंग्स को अटेंड करे और अपना वर्क है वो डेडलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट करे। टाइम मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉयर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है ना वो अच्छा होना चाहिए। ऑफिस में हमेशा पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, सभी बातों का ध्यान से सुनना चाहिए, ईमेल्स या ऑफिस मैसेज को क्लियर और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को अपने कॉलेजेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशंस, गॉसिप या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। साथ वाले के साथ आप गॉसिप कर रहे हो, बैक बिचिंग कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। जो टीम के साथ मिलकर काम करेंगे वो उसके साथ होना चाहिए, टीम वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके अंदर। जो उसका ड्रेस कोड है वो भी वर्क प्लेस एटिकेट्स के हिसाब से होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ऑफिस में हमेशा नीट एंड क्लीन और प्रोफेशनल ड्रेस पहननी चाहिए। जैसे आप किसी फील्ड पर काम करने जा रहे हैं, टेक्निकल बंदे हैं, तो आप क्या करोगे, पैंट कोट, फॉर्मल पैंट थोड़ी ना पहन के जाओगे, उसके हिसाब से टेक्निकल फील्ड के हिसाब से पहन के जाओगे। अगर आप ऑफिस में आ रहे हैं तो फील्ड के हिसाब से कपड़े नहीं पहन के आओगे, क्योंकि फिर वो वहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो जाए। इसलिए क्या है, ड्रेस कोड थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। ऑफिस को क्लीन रखना है, कंपनी की प्रॉपर्टी का सही यूज़ करना है, मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया को अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं उसको अवॉइड करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर का पार्ट है तो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो पंक्चुअलिटी की बात की गई है वो करनी है। फिर इसके बाद क्या है, पंक्चुअल होना चाहिए जो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडलाइन और रिस्पेक्ट को दिखाता है। और इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, आपके साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, बैक बिचिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। आपकी बात वो क्लियर होनी चाहिए, सुनना अच्छा, आप सभी की बात सुनकर फिर आप उसका रिप्लाई करना चाहिए, यानी कि आप सुन नहीं रहे आप रिप्लाई दे रहे हैं। आपके रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके कॉलेजेस के साथ आप किसी के साथ लड़ाई दंगे ना करें और सभी के साथ काइंड हो, फेयरनेस के साथ करें, ऐसी ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए आपके पास, ये ड्रेस कोड के मैंने बता दिया आपको। आपका जो वर्क प्लेस एटिकेट्स है वो एक क्लीननेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके ऑफिस वगैरह की है उसमें क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि आपको किसी टेबल पर बैठते हैं तो डेस्क क्लीन होनी चाहिए। आपको जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, जो आप ऑफिस के इक्विपमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना है।
ठीक है। ये चीज़ थोड़ा बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा एम्प्लॉय हो ना, वो हमेशा ऑनेस्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और कोऑपरेटिव होगा। वो कंपनी के रूल्स को फॉलो करेगा और कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन को सेफ रखेगा। ऐसे नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन आ गई उसको सभी के आगे गा देगा, तो ऐसी चीज़ रखना है। आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, प्रॉब्लम्स को काल्मली सॉल्व करना है और जो टीम मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना, और वर्क प्लेस एटिकेट्स को, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमने क्या है, इसको एक एक करके देखा। जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपरली यूज़ होनी चाहिए, जो टीम वर्क है वो होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, जो एथिकल बिहेवियर है, नैतिक बिहेवियर हमारा वो होना चाहिए हमारे अंदर, कैसे एक इंसान बिहेव करता है। गुड वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या करता है, एक मेंटेन करता है पॉजिटिव एटीट्यूड को। ये आप इसको पूरे को कंक्लूड करके बता सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज़ का एक इंट्रोडक्शन देना है कि इस चीज़ को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। फिर उसकी मेन बॉडी है, उसकी मेन बॉडी में उसकी जो बारे में उसको एक्सप्लेन करना है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसको कंक्लूड करना है, तो आपको उसका कंक्लूजन करना है। ये आपका ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स है, वर्क एथिक्स को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। सबसे पहले पता होना चाहिए वर्क एथिक्स होता क्या है। तो वर्क का मतलब है काम। सबसे पहले इसको ब्रेक करके देखेंगे। वर्क क्या हो गया, काम हो गया। एथिक्स हो गया, उसका होता है नैतिक, हिंदी में बोलते हैं नैतिक। तो इसका एथिक्स का मतलब होता है जो मोरल वैल्यूज़ हो गई, ऑनेस्टी हो गई आपकी, और जो सही प्रिंसिपल है उसके बारे में बात किया गया है एथिक्स। तो अगर आप इसके एक डेफिनेशन बनाओगे, क्या होता है, जो वर्क एथिक्स होता है ना, उसका मतलब होता है ऑफिस या वर्क प्लेस पर ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ काम करना। ये होता है आपका वर्क एथिक्स। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद इसकी एक बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के बाद लास्ट को आपको इसको क्या करना है, एक कंक्लूजन देना है। ठीक है, ऐसे करना से आप कैसे करोगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। इसका वर्क एथिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो सिर्फ वर्क कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। काम को ऑनेस्टली, रिस्पेक्टफुली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसी को वर्क एथिक्स बोलते हैं। तो वर्क एथिक्स क्या हो गया, जब हम किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सिर्फ काम कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, काम को ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबली और प्रोफेशनली करना है। ये ज़रूरी होता है, इसी को वर्क एथिक्स बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ऑनेस्टी का होना, ईमानदारी का होना। एम्प्लॉय को हमेशा सच बोलना चाहिए, कंपनी के रूल्स फॉलो करने चाहिए और कंपनी के रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये है। तो इसका इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, वर्क एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन वर्क प्लेस। तो ये होना चाहिए। इट डिटरमाइंस, इससे पता चलता है कि कैसे एम्प्लॉय परफॉर्म करता है, देयर ड्यूटीज, इंटरेक्ट विद कॉलेजेस, कैसे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है अपनी सक्सेस को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो अच्छा वर्क एथिक्स है इंक्लूड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेडिकेशन है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, जो एम्प्लॉय करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के साथ काम करते हैं, कंसाइडर रिलायबल एंड ट्रस्ट वर्दी बिकॉज दे कंसिस्टेंटली परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लगातार कि आपने जिम्मेदारी निभाते हैं सिंसियरिटी के साथ और कमिटमेंट के साथ। ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। ऑनेस्टी के साथ क्या चीज़ होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए उसके साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी में क्या होगा, अगर बंदा ईमानदार है तो वो क्या करेगा, हमेशा सच बोलेगा, कंपनी के रूल्स को फॉलो करेगा, कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करेगा। फिर दूसरी क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और टाइम पर टास्क को कंप्लीट करेगा और गलती होने पर उसे एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ को करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो ये उससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो दूसरी क्वालिटी उसके अंदर पॉजिटिव रिस्पेक्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है इसके अंदर बंदा क्या होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए उसके अंदर, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। ये क्या करता है, अगर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन होगा ना तो वो वर्क एथिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक। तो टाइम पर ऑफिस आएगा, मीटिंग्स अटेंड करेगा और डेडलाइंस को फॉलो करेगा। ये एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय की पहचान होती है। तो बंदा क्या है, पंक्चुअल और डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर उसके साथ क्या है, और क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके, डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, और कोई कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो उस कोई कमिटमेंट लिया उसको मैं पूरा करूँगा। तो एम्प्लॉयज़ के सबके साथ क्या है, रिस्पेक्ट से बात करेगा, टीम वर्क में काम करेगा और सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या अनफेयर बिहेवियर नहीं करेगा और डेडिकेशन के साथ काम करेगा, अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा, तो काम टाइम पर पूरा हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, उसके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने कॉलेज को लेकर, अपने सीनियर को लेकर और अपने कस्टमर्स हैं उनको लेकर। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जो क्या करेगा, क्लोजली कनेक्ट करेगा उसके वर्क एथिक्स के साथ। जो एम्प्लॉय होंगे वो हमेशा कॉन्फिडेंटली प्रोटेक्ट करेंगे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन, फर्म की इन्फॉर्मेशन है, और अवॉइड करेंगे ऑफिशियल डाटा को शेयर करने से। तो ये क्या करता है, एक मेंटेन करता है प्रोफेशनल अपीयरेंस को, कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली और रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली। जो वर्क एथिक्स है वो उसके साथ क्या क्या इन्वॉल्व करता है, फेयरनेस, इंटीग्रिटी और डिसीजन मेकिंग भी इसके साथ इंक्लूड होता है। तो ये ऐसे एक मतलब वर्क एथिक्स क्रिएट किया जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स बेनिफिट्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर को दोनों को बेनिफिट्स करते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है इसमें, डेवलपिंग गुड वर्क एथिक्स रिक्वायर कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आपका अच्छा वर्क एथिक्स होगा ना, तो इससे क्या होगा, लगातार आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या है, जो वर्क एथिक्स है वो क्या है, मोरल वैल्यू है एट वर्क प्लेस, जिसमें आपको क्या करना होता है, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर अदर्स, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आपको काम करना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मोरल एथिक्स बोलते हैं। तो ये आपका मोरल एथिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपका लगभग आता ही आता है। तो आपको एक सीवी प्रिपेयर करना है, जिसे करिकुलम विटे बोलते हैं, जो कि आप कोई जॉब के लिए जाते हैं तो आप ये प्रेजेंट करते हैं, आगे किसी को शो करते हैं कि भाई हाँ हमारा ये है। तो इस क्वेश्चन में आपसे सीवी बनाने को कहा गया है, किस में, कीपिंग इन माइंड द आइडिया जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर ए, किसके लिए आप जॉब के लिए तरीके ले, ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स अंडर द वेरियस हेडिंग्स लाइक एजुकेशन, इट इट एनवास। तो आपको कोई भी जॉब के लिए मान लो जाना है तो उसके लिए सीवी तैयार करना है, तो आपको सीवी बनाने के लिए कहा गया है। सीवी होता क्या है, सबसे पहले आपका डाउट होगा कि सीवी जिसे आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी दी गई है, करिकुलम विटे, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, इस प्रकार की अचीवमेंट होती हैं वो आप इसमें मेंशन करते हैं। इसका यूज़ जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त किया जाता है। तो सीवी क्या होता है, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन होता है, उस टाइप में मान सकते हैं। अगर कोई पढ़ेगा तो आपके बारे में जान सकता है कि आपका एजुकेशनल, प्रोफेशनल, हॉबीज़ वगैरह क्या आपका बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक सीवी बनाना है। तो जब हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कंपनी हमारा सीवी देखती है। सीवी में हमेशा इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होती हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती है आपके पास, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, स्ट्रेंथ, हॉबीज, लैंग्वेज, डिक्लेरेशन। इस प्रकार क्या है, एक आपका पूरा परफॉर्म होता है जिसमें ये सारी डिटेल होती हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस की जगह लिख सकते हैं कि फ्रेशर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू बिगिन माई प्रोफेशनल करियर। अगर आपके पास नहीं है तो ये लाइन आप चिपका सकते हैं। एग्जाम में हमेशा सीवी को प्रॉपर हेडिंग्स और फॉर्मेट के साथ लिखना चाहिए। ये फॉर्मेट मैं आपको 1 to 1 बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपका सीवी पर हेडिंग डालोगे बीच में कि आप सीवी मेंशन कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या, हर एक हेडिंग बनाओगे नंबर 1, आप इसमें बोल्ड में लिखोगे या फिर ब्लैक पेन से लिख सकते हो, बाकी सारी ब्लू पेन से लिख सकते हो। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी और आपका मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, इसके साथ आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और आपकी ईमेल आईडी क्या है, ये आपकी पर्सनल डिटेल हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर आपकी क्या पूछा जाएगा, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसमें आप क्या मेंशन करोगे, टू ऑब्टेन ए रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन अप्लाई माई नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी इफेक्टिवली। ये हर जॉब के लिए दिया जाएगा। अगर आपको सीवी आता है तो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव ये सेम डिटो हर सीवी में लिख सकते हैं। आई एम ईगर टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्सेप्ट चैलेंजेस, कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वाइल कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्किल। तो ये आपके करियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इसको आप सेम लिखना है। फिर इसी के साथ आपको क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो आपकी पढ़ाई किस बारे में है, तो आपने किस किस के एग्जामिनेशन दी है, आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपका कॉलेज स्कूल का नाम क्या है और आपने किस ईयर में पास आउट किया है और आपकी परसेंटेज या CGPA क्या रही है। तो आपकी एग्जामिनेशन किस चीज़ की दी है, सबसे आपने जो लेटेस्ट की है वो सबसे ऊपर, फिर आप नीचे ऐसे कैसे मेंशन करते जाओगे।
तो आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन, नहीं ग्रेजुएशन, फिर आपने 12th की है, फिर आपकी 12th, ऐसे करके मेंशन करोगे। कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है वो आपको मेंशन करना है, कौन से स्कूल कॉलेज से की है वो मेंशन करना है, किस ईयर में की है उसके साथ ब्रैकेट में परसेंटेज आप मेंशन कर सकते हो। इस तरह आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसी के साथ इसी में आप अपने जो भी डिप्लोमा है वो आप मेंशन कर सकते हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर इसी के साथ फोर्थ पॉइंट आएगा, अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। तो यह जो CV है ना, कोई भी आपकी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है वो आपको फ्यूचर के लिए रेफरेंस देती है। तो ये आपको अभी प्रिपरेशन कराई जा रही है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद किसी कंपनी में जाए तो आप अपना CV खुद तैयार कर सकें, आपको किसी AI से या किसी दूसरे बंदे से ना लिखवाना पड़े, इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। तो आपके लिए सीखने के लिए भी अच्छा है, आप इसे सीख भी सकते हैं। तो टेक्निकल स्किल फोर्थ पॉइंट है। क्या टेक्निकल स्किल है आपके पास? आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है कि आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पता है, आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की अच्छी नॉलेज है, आपको इंटरनेट ईमेल कम्युनिकेशन अच्छे से आता है, आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर में इंटरनेट का यूटिलाइज कर सकते हो, ईमेल कंपोज कर सकते हो, बेसिक टाइपिंग स्किल है आपके पास गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन है, आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके पास। फिर फिफ्थ पॉइंट, आपके पास क्या प्रोफेशनल स्किल्स है। तो प्रोफेशनल में आपके पास क्या क्या हो सकता है? एक अच्छी कम्युनिकेशनल स्किल, एक अच्छा टीम वर्क, एक अच्छा कोलेब्रेशन हो सकता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्विक लर्नर, एडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती है, ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जिसे क्या बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल है। आप क्या है, अच्छा टाइम मैनेज करोगे, अच्छा काम करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, अपने साथ वालों के साथ काम करोगे, क्विक लर्नर, कोई चीज़ सिखाई जाएगी जल्दी सीखोगे, एडेप्टेबिलिटी जल्दी स्वीकार करोगे, प्रॉब्लम सोल्व करने में अच्छी है। तो मतलब इस प्रकार आप में ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, उसकी हेडिंग क्या है? इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो वो है, आप अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर सुन लो और ध्यान से अपनी लाइन लिख लो। फ्रेशर क्या लिखोगे? लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन माई प्रोफेशनल करियर। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो अगर आप क्या है एक्सपीरियंस है तो आपको क्या लिखना है? आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है, आपने उस कंपनी में कितने ड्यूरेशन तक काम किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितने मंथ कितने ईयर तक काम किया है, वो आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्या जॉब थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मेंशन करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन, फिर ड्यूरेशन, फिर इसमें क्या करोगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपके पास, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है वो मेंशन कर सकते हो कि आप क्या थे। असिस्टेड सीनियर स्टाफ इन डेली ऑफिस वर्क, मेंटेन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स में कल रख थे आप, कम्युनिकेटेड विद द कस्टमर्स एंड टीम वर्क, आप क्या है कॉल पे अगर टीम जो कस्टमर्स वगैरह है, टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कनेक्ट क्या कम्युनिकेट करते थे, सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ करते थे, लर्न वर्क प्लेस एथिक्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपने सीखा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं ताकि आपको इस जॉब में काम मिल सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये लाइन चिपका सकते हैं। फिर आपका आता है अचीवमेंट्स, आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने क्या क्या प्राप्त किया है। आपने पार्टिसिपेटेड इन कॉलेज सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, जो कॉलेज में आपकी वर्कशॉप हुई है, कॉलेज सेमिनार हुई, उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। वोन सर्टिफिकेट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपने और अदर एक्टिविटी उसमें भी आपने मेडल्स वगैरह देते हैं। पार्टिसिपेटेड इन सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है, या किसी टेक्निकल फील्ड में आपने अचीवमेंट प्राप्त की है, या आपने स्कूल में कोई अचीवमेंट प्राप्त किया वो कर सकते हैं, या अपनी जॉब में कोई अचीवमेंट प्राप्त किया वो बता सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो आपको अचीव हुई है या वो लिख सकते हैं। फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपकी मजबूती है फील्ड में, आप ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्किंग है, अच्छे से काम करते हैं, ईमानदार हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, डिसिप्लिन है, विलिंगनेस है सीखने के लिए, पॉजिटिव थिंकर हैं और गुड कम्युनिकेशन स्किल है। ये आपकी क्या है स्ट्रेंथ, मजबूतियाँ हैं। और आपकी हॉबीज़ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको बुक पढ़ना, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, ये आपकी हॉबीज़ हैं। फिर 10th पॉइंट आपका क्या आएगा, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी आते, पंजाबी, तमिल, जो भी आती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसी के साथ आपका डिक्लेरेशन क्या है, आप कैसे डिक्लेयर करोगे इस जॉब के लिए। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I assure you that I will perform my duty sincerely and contribute positively to the growth of organization if given an opportunity. तो आप डिक्लेयर करते हो कि जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो आपकी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, आपके एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी दी है। जो आप ड्यूटी करोगे, अगर कंपनी में ज्वाइन करते हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सिंसियरली आप वर्क करोगे और पॉजिटिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करोगे।
फिर आप क्या है इसमें क्या चीज़ दोगे, डिक्लेरेशन की जगह कौन सी है, डिक्लेरेशन की डेट कौन सी है, डिक्लेरेशन के दिन आप जो सिग्नेचर अपने सिग्नेचर करोगे और आप अपना नाम लिखोगे सिग्नेचर करके। ये हो गया आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड सीवी। आप कोई भी आता है सीवी का क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो और 20 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि एकदम ईजी है, बार बार रिपीट होने वाला कोई चीज़ नहीं है कि बार बार हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसमें ऑफिशियल लेटर जो एप्लीकेशन लिखोगे, कोई एप्लीकेशन आई है उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिखना है, यही मेजरली क्वेश्चन आता है। तो ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बता दूंगा कैसे लिखना है। राइट एन ऑफिशियल लेटर, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी है फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसर्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्चर की पोस्ट है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए रिप्लाई करना है, तो एक ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है। तो इस क्वेश्चन में ऑफिशियल जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखनी है। क्या लिखना है आपको, ऑफिशियल जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो स्टूडेंट को फॉर्मेट भी याद होना चाहिए कि इसका आप फॉर्मेट क्या लिखेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज भी आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर हमेशा प्रोफेशनल होता है, आप अपने दोस्त को लिख रहे होते तो इनफॉर्मल लेटर होता, ठीक है। आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप सबसे पहले होता है इसमें सेंडर का एड्रेस, जो भेजने वाला होता है वो, फिर आप किसको भेज रहे हो, जो रिसीवर एड्रेस होता है वो आप इसमें लिखोगे। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, आपका नाम और पता जो आप भेज रहे हो, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एड्रेस है उसमें स्टेट पिन कोड आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। सबसे पहले ऊपर अपना नाम, फिर आपका एड्रेस, जो एड्रेस है वो पूरा लिखोगे। फिर उसके बाद अपना ईमेल, मोबाइल नंबर ऑप्शनल होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मोबाइल नंबर कट कर सकते हो, ईमेल कट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, इतना इनफ होता है। अगर आप ये लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको टू के साथ अगले सेंडर का एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस होना चाहिए। तो किसको भेज रहे हो, द डायरेक्टर ABC एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसको भेज रहे हो, ABC एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर को भेज रहे हो, दिल्ली में वो आपका इंस्टीट्यूट है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। आप कैसे स्टार्ट करोगे, इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे करोगे, कोई रेफरेंस मिली हुई आपको, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, जिस डेट को पब्लिश हुआ था उसकी डेट लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट थी उस डेट को। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्चर इन योर स्टीम्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपको रेफरेंस डालना है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट देख के, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी इस तारीख को, उसको देखकर मैंने रिसर्चर की जॉब के लिए अप्लाई किया है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। I came across to the advertisement with the great interest because research and education have always been areas that inspire me। तो अब इसके बारे में आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि मैंने इस जॉब के बारे में पढ़ा, ये बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत ही जो मेरे को इंस्पायर करता है। आई बिलीव दैट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, एनालिटिक एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ईगरनेस टू लर्न मेक मी ए स्टेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो मैं इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहा हूँ वो बताया है इसने। मेरा विश्वास है कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ है और जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है और इसी के साथ सीखने की इच्छा, ये मुझे इस जॉब के लिए एक मतलब सुटेबल कैंडिडेट बनाती है। फिर आप अपने बारे में जानकारी देना है कि मैं कौन हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर डिग्री, मैंने मेरी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किस सब्जेक्ट में, मैंने BA MA MSc जो भी की है वो आप मेंशन कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से की है वो कर सकते हैं, विद गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ। थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी आई हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एजुकेशनल रिसर्च, मैंने मेरे पढ़ाई के दौरान एजुकेशनल रिसर्च में अच्छी क्या कर लिया है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बना लिया है। डाटा कलेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू, प्रोजेक्ट एनालिसिस, ये चीज़ें मैंने की हैं, तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। आई हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सेमिनार, वर्कशॉप, एकेडमिक प्रेजेंटेशन, मैंने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। और रिसर्च ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पार्टिसिपेट किया है। दीज एक्सपीरियंस हैव हेल्प मी इम्प्रूव माई क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो सारे एक्सपीरियंस है इन्होंने मेरी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि इस जॉब के लिए अच्छी एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, ये सारी मेरे में है। तो ड्यूरिंग माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई के दौरान, आई वर्कड ऑन सेवरल एकेडमिक असाइनमेंट्स, मैंने बहुत सारे एकेडमिक असाइनमेंट पर काम किया है, प्रोजेक्ट पर काम किया है, जो कि
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से लिए हैं, एनालिसिस किया है डाटा का और रिपोर्ट प्रिपेयर की है, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर्स, और इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक मैनर्स में प्रेजेंट और परफॉर्म किया है। ये जो एक्टिविटीज़ है इन्होंने एनहांस किया है मेरी एबिलिटी को, जो कि रिसर्च के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेज दोनों का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ मैंने एक एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है, लर्न किया है वाइल कैरिंग आउट रिसर्च वर्क, जिसके साथ रिसर्च वर्क किया है। इसी के साथ अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है वो एबिलिटीज़ बताए गए। मैंने गुड कंप्यूटर स्किल्स है मेरे अंदर, इसेंशियल रिसर्च एक्टिविटीज़ों के लिए हेल्पफुल होती हैं। मैं कंफर्टेबल हूँ किसके साथ, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल डॉक्यूमेंट्स, वेरियस इंटरनेट रिसर्च टूल्स, इनके साथ मैं बहुत अच्छा फैमिलियर हूँ, इनमें अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। आई हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट्स, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बेसिक नॉलेज है किसकी, स्प्रेडशीट की, ऑर्गेनाइजेशन डाटा की, और मैं प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ। ड्राफ्टिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट कर सकता हूँ। आई कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू मेल्स, और मेल्स के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, कोई मेल कंपोज कर सकता हूँ। अदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकता हूँ। माई टाइपिंग स्पीड एंड डॉक्यूमेंटिंग स्किल्स इनेबल मी कंप्लीट असाइंड वर्क एफिशिएंटली विद द डेडलाइन। तो जो डेडलाइन दी जाती है काम के लिए, उसमें मेरी टाइपिंग और ये सारे काम इसमें हेल्प करते हैं। मैं एक सिंसियर, हार्डवर्किंग और सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हूँ। वो विश्वास करता हूँ कंटिन्यूस लर्निंग में। आई इंजॉय वर्किंग इन ए टीम एंड आई आल्सो परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी मेरे को ज़रूरत होती है मैं इंजॉय करता हूँ टीम में काम करने का, ये सारी चीज़ें बताता है। इसी के साथ ये पंक्चुअल भी है, डिसिप्लिन भी है और कमिटेड भी है, एक प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करने के लिए। जो भी टास्क उसे असाइन किया जाता है उसे एथिकल वर्क के हिसाब से वो काम करता है। आई कैन ईजिली अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स, मैं नए एनवायरनमेंट को ईजिली अडेप्ट कर लेता हूँ। जो नई मेथड्स हैं उसको ज़रूरी है उनको करता हूँ, और जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं मुझे। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स, इसके साथ मेरी क्या है, अपनी स्ट्रेंथ बता है। तो जो CV में चीज़ होती हैं वो इसने सारी मेंशन की रखी हैं। तो ये इसने क्या बताई है, अपनी स्ट्रेंथ बताई है कि इसके साथ मैं क्या क्या चीज़ें और कर सकता हूँ। जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो एक एक्सीलेंट रेपुटेशन रखता है, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करता है और मीनिंगफुल रिसर्च करता है। अब वो अपनी आपकी किसके बारे में बता रहा है, अगले की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि मैं एक हाईली मोटिवेटेड हूँ आपके इस इंस्टीट्यूट में पार्ट बनने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है इन्हांस करने के लिए मेरी नॉलेज को और मेरी रिसर्च स्किल को, कंट्रीब्यूट करेगी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट को। तो इस प्रकार वो उसकी तारीफ कर रहा है कि मैं इस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल हूँ। आई एश्योर यू दैट आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज ए रिसर्चर इन योर इंस्टीट्यूट। मैं एश्योर करता हूँ, अगर मैं इस जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, रिसर्चर की भूमिका निभाता हूँ, तो मैं ये परफॉर्म करूँगा ड्यूटी कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं हमेशा क्या है, चीज़ों को ये नहीं कि भाई चुगली चाटी करूँगा, सारी चीज़ें बाहर लीक कर दूंगा, आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको बनाए रखूँगा और आपकी वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। एंड अपहोल्ड वैल्यूज़ रेपुटेशन ऑफ योर इंस्टीट्यूट, और आपके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को बनाए रखूँगा। इस प्रकार उसके बारे में बताता है। आई हैव इनक्लोज माई CV, जिसे करिकुलम विटेज बोलते हैं। आपने अभी CV बनाना सीखा, इसके साथ ही अपना CV अटैच कर रहा है विद द कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जो इसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो कॉपी भी ये अटैच कर रहा है। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर काइंडनेस कंसाइड्रेशन, इसी के साथ ये क्या कर रहा है, अपनी काइंड जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भेज रहा है और काइंड कंसाइड्रेशन के साथ। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू कंसाइडर माई एप्लीकेशन, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया जाए और मुझे प्रोवाइड की जाए एक अपॉर्चुनिटी, एक इंटरव्यू के साथ, जो कि एक ग्रेटफुल चांस होगी डिस्कस माई क्वालिफिकेशन स्टेबिलिटी विद द पोजीशन इन ए पर्सन। इंटरव्यू में ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए बाद में करता है क्लोजिंग लाइन्स। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसाइडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। आपका फेथफुल, यूअर्स फेथफुली, ये आपका होना चाहिए इसमें। फिर आपका नाम आएगा, फिर जो आपके इनक्लोजर्स हैं वो आप मेंशन करोगे आपने इस लेटर में क्या क्या अटैच किया है। आपने एक CV,
कॉपीज अटैच की है एजुकेशनल सर्टिफिकेट की, आपने एक आईडी भेजी है किसकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप भेज सकते हैं, या ये चीज़ भेजी नहीं जाती लेकिन आप भेज सकते हैं कुछ भी चीज़ें एज ए प्रूफ कि आप ओरिजिनल हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने कोई एक्सपीरियंस है उस चीज़ का सर्टिफिकेट, आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आप एप्लीकेशन के ऊपर अटैच कर सकते हैं या फिर अलग से किसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो आप इस ये लिखने का तरीका है एक लेटर का। प्रॉपर आप में क्या है, जो लेटर भेज रहा है आप लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आएगा, फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आपको लेटर कंपोज करना है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको अपने बारे में बताना है कि मैं ये हूँ, मेरे बारे में ये डिटेल्स हैं, फिर आपको अपनी हॉबीज़ वगैरह बता सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो नॉलेज है, वो आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे फ़ायदा देगी ये इसके बारे में बता सकते हैं। इसके साथ आपकी जो नॉलेज वगैरह है, स्ट्रेंथ वगैरह है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर आप क्या है इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को इस जॉब के लिए ले लिया जाए, जो कि इंस्टीट्यूट के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ, वो अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दे रखते हैं। फिर आप अपनी क्या है क्लोजिंग लाइन देंगे, यूर फेथफुली, और नेम के बाद आप क्या करेंगे, एक इनक्लोजर लिखना जरूरी है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आप जो भेज रहे हैं वो आप अटैच करेंगे जो लेटर के साथ, वो आप यहाँ लिखेंगे। आपका यहाँ लेटर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 20 मार्क्स इजीली प्राप्त हो जाएंगे। कितना इजी लेटर है, सभी में इस टाइप का लिखना है, इसी टाइप के लेटर आते हैं। बस जॉब का स्पेसिफिक अलग हो सकता है। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, या आपको क्या प्रिंटिंग प्रेस के लिए बुला लिया जाए, किसी स्कूल टीचर के लिए बुला लिया जाए, तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी इससे ईजी और क्या होगा 20 मार्क्स प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क वाइल इंटरव्यूइंग ए कैंडिडेट फॉर ए पोस्ट ऑफ मैनेजर इन ए कॉरपोरेट फर्म। आप किसी कॉरपोरेट फर्म में किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप उससे एक 10 क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर आप इंटरव्यूअर होते हैं और किसी मैनेजर की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसकी जॉब के लिए उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप उस कैंडिडेट से 10 क्वेश्चन पूछो, और वो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे वो इसमें बताया गया है। तो इसमें आंसर के रूप में सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन लिखने होते हैं, चाहे तो हर क्वेश्चन का शॉर्ट पर्पज भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या है इसमें मेन मोटी मोटी चीज़ क्या करनी है, आपको कोई भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन दिए, उस 10 क्वेश्चन का लिखना है। और अगर आप उसमें रेफरेंस देना चाहें तो उसमें आप उसमें अपनी रेफरेंस भी लिख सकते हैं कि ये रेफरेंस है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कोई 10 क्वेश्चन पूछेंगे उसका लॉजिक होना चाहिए। आप मैनेजर की जॉब के लिए पूछ रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में कि आप क्या करोगे। तो मैनेजर किसी भी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो किसी टीम को लीड करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, कंपनी के गोल को अचीव करेगा, कोई भी डिसीजन है वो लेगा और टीम वर्क को मैनेज करेगा। ये एक मैनेजर का काम है। मैं नॉर्मल बेसिकली चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कैंडिडेट की लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको पता लग सके। तो ये एक मैनेजर है ना, कोई भी मैनेजर होगा तो उस चीज़ की जांचने के लिए आप उसको वैसे ही क्वेश्चन करने होंगे। आपको क्वेश्चन मैनेजर को चूज़ करना है, आप क्वेश्चन किस चीज़ के पूछ रहे हो, एक कलर के पूछ रहे हो, ये उस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज है। इसलिए आपसे ये क्या है, एक एज ए इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसमें क्या क्वेश्चन पूछोगे, आप शुरुआत में एक हेडिंग 2-4 लाइन बनाना, फिर आपके बाद क्वेश्चन पूछोगे। व्हेन इंटरव्यूइंग ए कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर इन कॉर्पोरेट फर्म, इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन टू हेल्प असेस द कैंडिडेट लीडरशिप एबिलिटीज। जिससे आपको क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिससे लीडरशिप एबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और वर्क एथिक्स, एक्सपीरियंस हैंडलिंग टीम, जो टीम वर्क है उसको हैंडल करना, ये चीज़ें सारी चीज़ होनी चाहिए। एक मैनेजर है वो वाइटल रोल प्ले करता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मोटिवेशनल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा और रिजोल्व करेगा कन्फ्लिक्ट्स को, इंश्योर करेगा स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन को। देयरफॉर एन इंटरव्यू क्वेश्चन शुड बी डिजाइन टू एवेलुएट बोथ प्रोसेस। तो आप क्या है शुरुआत में क्या क्या लिखोगे, एक मैनेजर के लिए आपके पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। पहला, एक बिलो ए सेट ए 10 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन कॉर्पोरेट फर्म। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपका, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ब्रीफली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स। तो इस क्वेश्चन से कैंडिडेट की एजुकेशन,
वर्क एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल का पता लग जाएगा। जैसे वो बात करेगा उससे कम्युनिकेशन स्किल पता लगेगा, उसकी एजुकेशन बताएगा वो कि मेरी क्या एजुकेशन है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वो पता लगेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, वाई डू यू वांट टू वर्क एज ए मैनेजर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों काम करना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर। इससे आपको क्या पता चलेगा कि कैंडिडेट कंपनी के बारे में कितना जानता है और उसकी मोटिवेशन क्या है कि वो कैसे काम करेगा, इसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन है ना। जैसे कि पहला है, इसमें क्या है, दिस क्वेश्चन हेल्प्स द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड द कैंडिडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके वर्क एक्सपीरियंस, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसके career progressions. It also provide opportunity to evaluate candidate communication skill and presentation skill. जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका नीचे पर्पस भी लिखना है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी तरह, व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज डू यू बिलीव आर इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव मैनेजर। एक इफेक्टिव मैनेजर के लिए क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन कैंडिडेट की लीडरशिप अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि वो कैसा लीडर बनेगा आगे जाकर। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब ए सिचुएशन। एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करो वेयर यू सक्सेसफुली रिजोल्व ए कन्फ्लिक्ट विद इन योर टीम। तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है जिसको आपको रिजोल्व करना है, तो आप अपनी टीम में कैसे उसको सोल्व करोगे। तो इससे कैसे पता लगा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल कैसी है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन से पता लगता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप अपनी टीम मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे। इस क्वेश्चन से आपको पता लगता है कि कैंडिडेट की टीम मैनेजमेंट और मोटिवेशनल स्किल कैसी है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन से पता लगेगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क व्हेन यू हैव मल्टीपल डेडलाइंस टू मीट। आपको एक साथ 5 टास्क दे दिए गए हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको कौन सा काम पहले करना है, आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे। इस क्वेश्चन से टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग स्किल्स का पता लगता है कि कौन सा काम कैसे करना है, आप कैसे उसको मैनेज करोगे। ठीक है, फिर आता है सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ़ एन एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली फेल टू मीट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। आप किसी एम्प्लॉय है, वो आप उससे उम्मीद करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन लगातार वो क्या है, डाउनग्रेड होता जा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे। इस क्वेश्चन से कैंडिडेट के जो डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉय हैंडलिंग एबिलिटी है उसको पता लगेगा कि ये एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करोगे। एंड फीडबैक फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट और योर टीम मेंबर्स। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या है, कैंडिडेट की प्रोफेशनल एटीट्यूड और लर्निंग एबिलिटी का पता चलता है कि उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी सबसे मजबूत स्ट्रेंथ क्या है, आपका अच्छा क्या स्ट्रेंथ आपके अंदर। एंड वन एरिया वेयर यू वुड लाइक टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहोगे। तो इस क्वेश्चन से आपको पता लगता है कि उसकी बंदे की खुद की सेल्फ अवेयरनेस कैसी है और उसके कॉन्फिडेंस को विलेट करना है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, किस फील्ड में वो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड वी सेलेक्ट यू फॉर दिस पोजिशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर की पोस्ट के लिए हम आपको सेलेक्ट क्यों करें। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, इस क्वेश्चन में कैंडिडेट अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और सुटेबिलिटी को समराइज करेगा और समराइज करके टोटल इसको समराइजेशन को बताएगा। तो ये क्या है ये जो एक 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये कवर करेगा इसेंशियल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर है जो कि एक मैनेजर पोजीशन के लिए है एक कॉर्पोरेट फर्म में। दे हेल्प द इंटरव्यूअर, ये हेल्प करेगा इंटरव्यूअर को इवेलुएट करने के लिए कैंडिडेट की नॉलेज को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, टीम वर्क, प्रोफेशनल एटीट्यूड को। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इसमें डायरेक्ट एक चीज़ लिखते हो कि मैं एक जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पोस्ट के लिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, उसका पर्पज़ लिखो, तो भी आपको क्या है 20 मार्क्स इजीली लिखने हैं। लेकिन आप इसके इंट्रोडक्शन में 2-4 लाइन लिखोगे कि एक मैनेजर की पोस्ट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इसके लिए मैं क्या है 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओगे। फिर लास्ट में मैंने ये 10 क्वेश्चन पूछे हैं, ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि एक पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए ये एबिलिटी चाहिए, इसका हमने पता लगा सकते हैं। तो आपको टीचर क्या है खुश होकर 20 मार्क्स देगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट और पड़ेगा और क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को भी अच्छे से चेक करेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछने हो तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे थोड़ा अप डाउन करके इसकी कॉपी करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ ए गुड
कम्युनिकेशन। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक आउटलाइन एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। टॉपिक आपको दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे प्रेजेंटेशन आउटलाइन बनाने को कहा गया है। आउटलाइन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन के मेन हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। आउटलाइंस क्या होता है, प्रेजेंटेशन के मेन हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पूरा स्पीच या ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर लिखना होता है कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। आप शुरुआत कैसे करोगे, फिर कैसे फ्लो जाएगा, कैसे आगे बढ़ोगे, फिर उस लास्ट को कंक्लूड करोगे। तो ये एक फ्लो में किया जाता है, एक सीक्वेंस में किया जाता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं, फिर उसको हम बताएंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इसके मीनिंग क्या है। किस चीज़ के बारे में बात की गई, गुड कम्युनिकेशन, तो इसके मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फिर इसके मेन एलिमेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बैरियर्स क्या हैं, इसकी क्या क्या हमने अड़चने आएंगी, हम क्या क्या तरीके हैं जिससे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और लास्ट में इसको कंक्लूड करके इस प्रेजेंटेशन को कवर कर देंगे। कोई बंदा एक प्रेजेंटेशन देगा, अगर आप ये फॉलो करोगे तो प्रेजेंटेशन क्या लगेगी, आपकी प्रोफेशनल लगेगी और ऑडियंस को आसानी से ये समझ में आ जाएगी और आपको क्या है इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपकी प्रेजेंटेशन आउटलाइन आपका टॉपिक है। आपका टॉपिक क्या दिया गया है, एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन दोगे, सबसे पहले हेडिंग बनाओगे इंट्रोडक्शन। आप क्या है किसी को बोलोगे, क्या बात करोगे, तो क्या आपकी टीम बैठी है जिसमें आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बहुत सारे टीम मेंबर्स बैठे हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून एवरीवन, अगर आफ्टरनून में हो रही है तो फिर आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। आप सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताओगे, ये टॉपिक है जिस पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। तो क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है आइडियाज़ को शेयर करने का, थॉट्स का, इन्फॉर्मेशन का, फीलिंग्स का। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी वो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में एक दूसरे को, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए, जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जिसमें आप क्या है इसको इन लाइन को कवर कर पाएंगे। फिर दूसरा आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारे इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो गया। टू आइडेंटिफाई द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। टू लर्न वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, क्या क्या तरीके हैं जिससे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द रोल कम्युनिकेशन इज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, ये समझना है कि रोल क्या है इसका कम्युनिकेशन का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगली बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन क्या है। इसमें हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देंगे या मीनिंग को बताएंगे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन को सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसके लिए अलग अलग मीडियम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्पीकिंग, राइटिंग, गेस्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। इसके बाद बात करेंगे इसके एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। क्या क्या एलिमेंट्स है जो कि एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है क्लियर पर्पज़, दूसरा एलिमेंट्स है क्लियर एंड सिंपल मैसेज, तीसरा इसमें हमारा आ जाएगा एक्टिव लिसनिंग, फिर एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, करेक्ट लैंग्वेज, एम्पैथी, फीडबैक, एप्रोप्रिएट मीडियम, रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे एक गुड कम्युनिकेशन के, जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्लियर पर्पज़ है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया हमने, एवरी कम्युनिकेशन शुड बी ए क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी कम्युनिकेशन हो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जो स्पीकर और राइटर है उसको पता होना चाहिए कि वो कम्युनिकेटिंग एंड मैसेज जो भेज रहे हैं वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक क्लियर पर्पज़ होना चाहिए, ऑर्गेनाइज आइडियाज़ होने चाहिए और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो इसको थोड़ा थोड़ा हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिसके बारे में हमने बात की है। अगला है इंपॉर्टेंस क्या है एक गुड कम्युनिकेशन की। एक अच्छा इंपॉर्टेंट गुड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ज़रूरी है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। पहला
दूसरा एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तीसरा इन्हांस करता है टीम वर्क को। चौथा रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। पांचवा इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। छठा हेल्प करता है लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को। सातवां स्ट्रेंथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को। फिर हमारे अंदर क्या क्या बैरियर हैं एक गुड कम्युनिकेशन के लिए, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं। एक लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, आपको पंजाबी आ रही है, मेरे को तमिल आ रही है, मैं कैसे करूँगा, तो इसे बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। आपकी पुअर लिसनिंग, आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, नॉइस ज़्यादा हो सकती है, हवा आंधी तूफान नॉइस, फ़ोन में बात कर रहे हो तो नॉइस आ रही है, अनक्लियर मैसेज हो, तो ये हमारे क्या है बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में। इसको आप एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या वेज हैं जिससे आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ तो तरीके होंगे, तो ये सारे वेज हैं जो तरीके हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, बिना अगले की पहले बात सुनो फिर रिस्पॉन्ड करो। स्पीक क्लियरली कॉन्फिडेंटली, यूज सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, इंप्रूव वोकैब एंड ग्रामर, रीड न्यूज़पेपर बुक आर्टिकल रेगुलरली, प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन, इनक्रेज करो फीडबैक को, एक्सेप्ट करो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, रिस्पेक्ट द ओपिनियंस फॉर अदर, डेवलप कॉन्फिडेंस थ्रो रेगुलर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। तो ये क्या हमारे तरीके हैं। लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे इसका। जो हमने पूरा गुड कम्युनिकेशन पढ़ा इसको कंक्लूड करके 2000 लाइनें लिख देंगे कि एक अच्छा कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल है। ये हमारी हेल्प करता है, एक्सप्रेस करता है आइडियाज़ को क्लियरली, बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सोल्व करता है प्रॉब्लम्स को, अचीव करता है सक्सेस को। अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं लगातार तो वी कैन बिकम बेटर स्टूडेंट, बेटर प्रोफेशनल और बेटर लीडर। जी ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और लास्ट में इस प्रेजेंटेशन में आप क्या है थैंक यू बोल के इसको कवर कर दोगे। तो ये इस प्रेजेंटेशन बनाने का ऐसा तरीका है, बोलने का तरीका है, आपको एग्जाम में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, आपको इजीली 20 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सीवी प्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीज़ देख ली है। कोई भी स्पीच वगैरह मिल रही है तो वो देख ली। फिर ये हमारा दोबारा ग्रामेटिकल पोर्शन आ गया और आ गया ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये हमने इसमें देखे हैं। ये सारे दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वर्क एथिक्स की, और फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या क्या स्टेजेस होती है प्रेजेंटेशन की, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, ये PDF या किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट के रिगार्डिंग, गैस पेपर, एग्जाम नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।